आज के संदर्भ में हर स्तर पर सौहार्द, भाईचारा एवं सहयोग की बढ़ोतरी में नागरिकों की भूमिका, ये बहुत ही समसामयिक विषय है। और जो मैंने समझा है खास तौर से आज के संदर्भ में, अब मैं सबसे पहले आज के संदर्भ की बात करूंगा। तो आज का संदर्भ हमें समझना बहुत जरूरी है। आज का संदर्भ ये है कि आज मानव जाति 21वीं सदी में ऐसे संसार में जीवन यापन कर रही है जहां दुनिया के लोगों का विश्वास और मानसिकता और दुनिया के भविष्य के प्रति अनिश्चितता और संदेह गिरता जा रहा है, शासकों की वजह से, पूरे दुनिया के शासकों की वजह से। ये जो विश्वास और मानसिकता का जो सवाल है और दुनिया के भविष्य के प्रति अनिश्चितता का जो संदेह है, ये इसीलिए विकसित हो रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं चल रहा है, या यूं कह सकता हूं ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीजें ऊपर और नीचे हो रही है। आज कोई नहीं जानता कि इस प्रक्रिया का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसका अगला पड़ाव क्या होगा। ये जो बड़े बड़े थिंकर हैं वो भी सोचते हैं। आरपी सराफ साहब ने तो बहुत पहले इन बातों को रखा, अपन सबको इस बारे में अवगत कराया। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया में सारे जितने भी देश हैं या दुनिया के लोग हैं वो अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित है। और ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया चली, पहले भी थी, लेकिन खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में या 1970 के बाद से, उससे और ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा तेजी से आगे बढ़ी। इसका मायना क्या है? इसका अर्थ यह है कि आज मानव समुदाय की जो मुख्य गतिविधियां हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, वो एक अंतरराष्ट्रीय दौर में क्रियाशील है। ये तो इसका संदर्भ जो है ना आज के संदर्भ में। अब ये जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो अंतरराष्ट्रीयता का दौर है, इसमें कॉर्पोरेट व्यवस्था ने सभी देशों में धन और सत्ता प्राप्ति के राजनीतिक दलों का लक्ष्य, क्योंकि अब जो सिस्टम है वो राजनीतिक, दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों के मार्फत, राजनीतिक दलों के मार्फत धन और सत्ता प्राप्ति का उनका जो लक्ष्य है, ये पूरी दुनिया में विश्व कॉर्पोरेट जो पूंजीवादी विकास का एजेंडा है उससे जुड़ गया है। यानी राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य धन और सत्ता प्राप्ति, और एजेंडा दुनिया भर में क्या? विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी विकास का एजेंडा। यानी ये एजेंडा जो सभी देशों में अपने अपनी जो क्षेत्रीय कह दो या देशी हालात है, उसके माध्यम से जैसे जैसे वहां के राजनीतिक हालात हैं, कहीं जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं तथाकथित, कहीं पर जो जिसको अपन नाम बनी कम्युनिस्ट हो, लेकिन वो जो जिस तरह का सत्ताधारी शासक या एक पार्टी की रूलिंग वाला हो, या जैसा भी कई जगह पर जो मिलिट्री शासन के जरिए हो, लेकिन वो पूरी दुनिया में धन और सत्ता का राजनीतिक एजेंडा और कॉर्पोरेट विकास के एजेंडे से जुड़ गया है। इस व्यवस्था का जो दोगला व्यवहार है और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, दोगला व्यवहार का मतलब जितने भी दुनिया भर में राजनीतिक दल हैं समेत भारत के, उनका कहना कुछ और करना कुछ, लोगों के बीच में प्रचार कुछ करना और करना वही जो उनके विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी विकास का एजेंडा है उसको आगे ले जाना। जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, इतिहास में जितनी भी सामाजिक बुराइयां मानव समाज में थी जो मुख्य नहीं है, लेकिन उनको भी इस्तेमाल करना। मसलन धर्मों के बीच का विवाद, जातियों के बीच का विवाद, नस्लों के बीच का विवाद, और न जाने एक नया नाम गढ़ देते हैं सभ्यताओं के बीच का विवाद। इनका सबका प्रयोग करते हुए माफियावाद और उपभोक्तावादी संस्कृति, ये सारी जो प्रक्रिया है वो इस विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के एजेंडे से जुड़ गई। अब इसमें मामला सवाल यह आता है कि इस एजेंडे की अगुवाई कौन कर रहा है। आप सभी लोग जानते ही हैं, बार बार अपन इस पे बहस भी करते रहे हैं, और इस दुनिया की ये जो कॉर्पोरेट एजेंडा है उसकी अगुवाई या लीडरशिप है
वो संयुक्त राष्ट्र में मौजूद जो 5 वीटो पावर शक्तियां हैं, खास करके अमेरिका, रूस और चीन, ये कर रही है। और अपन सब ऐतिहासिक तौर पे जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले या उससे भी इतिहास में अपन पहले जाएं तो शक्ति का स्रोत ताकत हुआ करता था। यानी जिसकी जिसकी ताकत है वो उसकी सामाजिक हैसियत को इंगित करता था, मतलब मैन पावर के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, खास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शीत युद्ध का काल जो चला 1946 से लेकर 1987 तक, उसमें जो सामाजिक हैसियत का निर्धारण है, उसका मापदंड जो पहले वाला था उसमें कुछ बदलाव आ गया था। पहले वाला सिर्फ ताकत, बाद वाले में आया कि किसी देश की हैसियत आर्थिक और सैनिक दोनों की मिश्रित ताकत के आधार पर निर्णित होने लगी। उसके बाद अगर आगे चले, शीत युद्ध के बाद का जो काल आया, जिसमें राष्ट्रीय जो अंतर्निर्भरताएं बहुत तेजी से बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, और उसमें हैसियत जो है वो आर्थिक हैसियत कदम ब कदम सैनिक ताकत के बनिस्पत पहले स्थान पे आने लगी। और अब तो खुलेआम आर्थिक हैसियत की स्थिति बनती जा रही है। आप सब देख रहे हैं, वही कारोबारी, वही राजनीतिज्ञ, वही सारा सिस्टम लगभग सब जगह आज की जो विश्व व्यवस्था है उसके कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मार्फत वो चल रही है। आप सभी जानते हैं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, G7 है, G20 है, कई तरह के क्षेत्रीय मंच है। उदाहरण के लिए यूरोपीय यूनियन, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान और बहुत सारे, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इदारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, WTO और बहुत सारे, और अनेकों अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक मंचों के जरिए ये विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था कार्यरत चल रही है। ये सभी जो गतिविधियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश, प्रांत, जिला, शहर, वार्ड, मोहल्ला और परिवार और व्यक्ति तक ये कॉर्पोरेट सिद्धांत और व्यवहार संचालित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो उनके मूल्य हैं कॉर्पोरेट विकास के, जो सत्ताधारी लोग हैं उनके मूल्य जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट हो गए लोगों तक। उदाहरण एक देख सकते हैं अपन के सामाजिक हैसियत में आर्थिक हैसियत जो है वो किस तरह से आगे आ रही है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी घराने, बड़े बड़े राजनीतिक दल, वो उनकी आर्थिक हैसियत से ही वो उनकी जाने जाते हैं। और देश और दुनिया में वो किस तरह से आज ग्लोबल से लेकर लोकल तक पहुंच बना रहे हैं। अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत के संदर्भ में इसीलिए कि दुनिया में जो अशांति का माहौल है और युद्धों का जो माहौल है वो भारत के संदर्भ में यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसकी जो सरकार है उसने लगभग भारत के सारे पड़ोसी देशों उनसे स्थायी शांति, सहयोग और मित्रता की बजाय ऐसे संबंध बना लिए हैं जिससे एक संस्था थी सार्क नाम की, वो मृतप्राय कर दी गई। जहां जरूरत थी इस भूभाग की, दक्षिण एशियाई देशों के या अपन कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के लिए जरूरत थी स्थायी शांति की, सहयोग की और मित्रता की, उसकी बजाय हमने टकराहट की नीति अपना ली। और भारत और पाकिस्तान के बीच टकराहट और शीत युद्ध के जो पुराने रास्ते हैं उन पर चलने की दक्षिणी एशियाई देशों के वजह से यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को भारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है और जिसमें आणविक हथियारों का भी खतरा हो सकता है। अब ये जो पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने में बाधा क्या आ रही है? बाधा मुख्यतः भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका, खास करके भारत में इन देशों के साथ में बड़े भाई के संबंध, बड़े भाई का मतलब हेगेमनी से संबंधित, और विश्व गुरु का जो उनका सिद्धांत जो कि कॉर्पोरेट सिद्धांत है वही उसी के तहत, और पड़ोसियों के साथ समानता के आधार पर शांति, सहयोग और मित्रता बनाने की जहां दरकार है
उसकी जगह वो टकराट को लिए जा रहे हैं। ऐसे ही देश के भीतर, ये देश के चारों ओर और देश के भीतर भी अपने ही देश के नागरिकों में आपसी भेदभाव पैदा करना, फूट फैलाना, इनका सिद्धांत और व्यवहार बनता जा रहा है। अब आप सोचिए, ऐसी घरेलू नीतियों से देश में कैसे शांति या अशांति का माहौल कम हो सकता है। इसलिए आज दुनिया और देश में जो अशांति फैल रही है, आप खास तौर से देख लीजिए, दुनिया में तो आप सभी जानते हैं, हम बराबर जिक्र करते रहे हैं, अनेकों देशों में खास करके 2-3 बड़े युद्ध तो अपने सामने देखे हैं अपन ने। रूस यूक्रेन का युद्ध, फलस्तीनियों और इजराइल का युद्ध, बाद में इजराइल और ईरान के बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो 4 दिनों का चला वो, ये सारे और अनेकों देशों, 50 देशों में आपसी तनाव है, कहीं गृह युद्ध की समस्याएं हैं। ये सारी बातें अशांति का माहौल की ओर इंगित करती है। ऐसे ही भारत में वो जो अशांति का माहौल है, वो यहाँ की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी या है, उनको भी जो है इसके चपेट में ले रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, संसद हो, विधानसभाएं हो, शासन प्रशासन की जो संघीय व्यवस्थाएं हो, ये सभी जो इदारे हैं आज दबाव और तनाव में, ऐसा मैं समझता हूं। जितने भी कानून होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, बड़े बड़े कानून। आपने पहले जो चुनावी बॉन्ड योजना का आपने सुना होगा, किस तरह से बरसों तक चलता रहा और उसको जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया। यानी कहने का मतलब ये है, अभी अभी जो लेटेस्ट 10 जुलाई को ही था सुप्रीम कोर्ट में बिहार का चुनाव पर विशेष पुनरीक्षण डिवीजन, उसकी भी आप सब लोगों को जानकारी है। मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों को फूट में धकेलना और उन पर किसी न किसी रूप से बंटवारे की तरफ ले जाना, अवैध निर्माणों के नाम पर घरों को गिराने की जो बात चल रही है, वो भी अशांति का ही बोलबाला का संकेत है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बारे में गाइडलाइनें जारी की। जब ऐसे हालात देश में हो, दुनिया में हो, अशांति का बोलबाला हो, तब बात आकर कहां टिक जाती है? बात आकर के नागरिकों पर टिक जाती है। क्योंकि जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उसका तो अभी अपन ने बात रखी कि कैसे किस तरह से वो अशांति के दौर से गुजर रही है। अब नागरिकों का भी तो कोई एक समूह नहीं है कि भाई एक नागरिकों का समूह हो। नागरिकों में भी जो देश के में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी हो, उनके इदारे हो, उनके कार्यकर्ता हो, उनके समर्थक समूह हो, उन सब का विजन या दृष्टिकोण वो भी है। भारत में जिसको तीसरा या चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया, उसकी भी हालत आप सबके सामने है। वो लगातार बातें ही कर रहा है कि देश में सुशासन चल रहा है। देश में तो बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में मानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुसंख्यों की इच्छाओं के अनुसार देश चलाएंगे। और विपक्ष की स्थिति तो आप सब जानते हैं, विपक्ष कुछ हाथ पैर मार रहा है, कुछ छोटी मोटी बात इंगित भी कर रहा है जो अशांति के कारणों को, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने के अभियान में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये जो सारी स्थिति है, देश की जनता आज इस स्थिति में है कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के शासन को लगभग देख लिया है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई बड़ा राजनीतिक दल होगा जिसका शासन भारत में इन 75-77 सालों में लोगों ने नहीं देखा हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं। इसलिए आज चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, देश स्तर हो, राज्य स्तर हो, जिला, शहर या गांव या मोहल्ला, वार्ड या परिवार या व्यक्ति तक, उन सभी स्तरों में जो अमानवीयकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण अपन डिस्कस करते रहे हैं, किस तरह से सांझी जो बातें हैं उन पर विश्वास कम, उनके प्रति संदेह और व्यक्तिवादी जो विचार है उन पर अपना ज्यादा अपना करना, साझे काम के लिए कम आगे आना, ये सबसे बड़ा सबूत अपने सामने है। तो अब जो बात इस विषय में सौहार्द की आ रही है कि सौहार्द कैसे कायम हो,
पहले तो अपन ये बात समझ लें सौहार्द होता क्या है। सौहार्द का जो मैं समझता हूं, सौहार्द का मतलब होता है कि हमें किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, श्रेणी या और कोई जो भी भेद हो उसके बीच में किसी तरह का अलगाव, दुराव नहीं हो, समानता के बीच में, समानता के जरिए हम बात कर सकें, वो सौहार्द कहलाता है। उसकी कमी आप सभी जगह, सभी स्तरों पर देख सकते हैं। भाईचारे का क्या अर्थ होना चाहिए और देश में, चाहे किसी भी इंसान में, चाहे वो देश के अलग अलग देशों के नागरिक हों, अलग अलग नस्लों के हों, भाषा के हों, इनमें कोई भी भेद इस तरह का नहीं हो वो दुश्मनी के स्तर तक बन पाए, तो वो भाईचारा कहलाएगा। इसकी भी कमी आप लगातार देख ही रहे हैं। देश के भीतर भी जब तब चाहो किसी भी तरह का मुद्दा पैदा कर दिया जाता है। हमारी जो उपराष्ट्रीयताएं हैं, भाषा का सवाल आज भी हिंदुस्तान में बना हुआ है। उपराष्ट्रीयताओं में भी कुछ को बड़ा वो टारगेट करते हैं, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। ये सारी बातें जो है दिखाती है, जबकि शासक दुनिया में देख लो, चाहे ट्रंप हो, पुतिन से आराम से घंटों, कितने मिनटों तक बात कर लेते हैं, अखबारों में अपन पढ़ सकते हैं। ईरान के प्रशासन और अमेरिकी प्रशासन आपस में बात कर लेते हैं। यानी दुनिया भर के शासकों के बीच में तो जरूर तालमेल है, ये तो दिख रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोगों के बीच का जो तालमेल है वो बटा हुआ है। ये सबसे बड़ी जो है नागरिकों तक जाने में ये सबसे बड़ी बाधा है। अगला जो बिंदु है हमारा सहयोग और समन्वय का, तो आज पूरी दुनिया में आप सभी जानते हैं कि लोगों के सहयोग और समन्वय के बल पर ये व्यवस्था चल रही है। अगर लोगों का सहयोग और समन्वय ना हो तो ये दुनिया क्रियाशील नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। तो सहयोग और समन्वय है, ये और ज्यादा कैसे नागरिकों के जीवन का हिस्सा बने, सौहार्द, भाईचारा नागरिकों के बीच में कैसे बने और किस तरह से हम शांति की राह में लोगों को साथ ले चलें, ये हर स्तर पर लोगों की भागीदारी से, हर स्तर पर लोगों को फैसला लेने के अधिकार से, हर स्तर पर प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सिद्धांत और व्यवहार करने का समय आ गया है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए जो है नागरिकों की भूमिका अहम हो जाती है। जबकि नागरिकों के अलग अलग समूह बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहारों को जनतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ करके और देश और दुनिया में जो हालात हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का हालात सारी दुनिया को लपेटे में ले रहा है। हाँ, इसमें भी दुनिया के वो भाग अति संवेदनशील हैं, उन पर पहले प्रभाव पड़ेगा। गरीब हैं, तबके हैं, उन पर पहले प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें जो है हमें कुल मिला के ये उस तरफ ले जाती है कि नागरिकों के बीच में सौहार्द, भाईचारा और शांति की बात और खास तौर से न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात जो है, उसको विश्व के जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए हम किस तरह से लोगों के बीच में ले जाएं, ये मैं समझता हूं कि आज के विषय में एक संक्षिप्त जो बात है वो मैंने आपके सामने रखी है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।